वेलकम टू किरण एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग पीजीटी का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास हम लोग चर्चा कर रहे थे मिलर इंडिसेस, ठीक है, वेस इंडिसेस। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे शेप के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्रिस्टलोग्राफी के बारे में देखे थे, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। उसमें हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में अलग अलग देखे थे, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके बाद रोटेशन, इन्वर्सन, ठीक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखे थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखे थे सेकेंड आर्ट, थर्ड आर्ट, क्वाड आर्ट, ठीक है, हेक्स आर्ट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कल रेडियस रेशियो का जो न्यूमेरिकल था उसको बताते समय टेक्निकल इश्यू के कारण जो है सिस्टम डाउन हो गया था, तो आज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वाला जो लास्ट में बच गया था उसको थोड़ा चर्चा करते हुए हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेडियस रेशियो, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको याद कर लें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बीच रिलेशन क्या क्या बताए थे आप लोग को याद होगा, बताइए। 0.115, 2 कहाँ तक रहता है, 0.225 तक, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, ठीक है। इसके बाद 0.225 से कहाँ तक होता है, 0.225 से 0.414, ठीक है। 0.414 से 0.732 और 0.732 से 0.999, ठीक है, और 1 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद 3, 1 मिनट, 2 3 नहीं बल्कि 3 से स्टार्ट होगा, नहीं कहाँ 3, इसके बाद क्या होगा 4, ठीक है, 6, 8 और कहाँ 12, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में तो चर्चा किए थे पिछले क्लास में, तो इसी से हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देख रहे थे रेडियस रेशियो से कि क्या क्या रेडियस रेशियो का ये होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये रेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस रेशियो आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CN। CN यानी कि क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे 2-4 न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल इससे आ जाता है। जैसे कल एग्जांपल बता रहे थे कि R प्लस बाई R माइनस, ठीक है, R प्लस बाई R माइनस अगर देखें, सपोज करिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, कि R प्लस बाई R माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे आ जाता है 3, R प्लस बाई R माइनस का आ जाता है 0.155, ठीक है। 0.155 से कहाँ तक, 0.225 तक आ जाता है। तो इसके लिए एक सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हम लोग लेकर के समझे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे अलग टाइप के हम न्यूमेरिकल को देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेकर के समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि R प्लस का जो वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं कि 5 एंगस्ट्रम है, ठीक है, और R माइनस जो है ये आप लोग से पूछ रहा है कि R माइनस क्या होगा, ठीक है। और एक क्रिस्टल कोई भी ले लेते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि R माइनस का वैल्यू क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, R प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी कैटायन का रेडियस दिया हुआ है, एनायन का दिया हुआ है, एनायन का पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि रेडियस रेशियो बराबर क्या होता है, R प्लस बाई R माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो अगर बात करें तो रेडियस रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हम बताए थे कि कोई भी न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे 3 टर्म आ रहा है इसमें, तो 3 में 2 होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो याद करिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो के बीच कोई रिलेशन है क्या, तो हाँ रिलेशन है रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच। चलिए तो रेडियस रेशियो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 के लिए कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक रहता है, हम लोग का 0.225 से 0.414 के बीच लाई करता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए गुड आफ्टरनून। साउंड स्लो है सर, साउंड स्लो है,
ठीक है, ऐसे करके बोलें। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा लाउडली। ठीक है, अब क्या साउंड मिल पा रहा है आप लोग को? क्या साउंड मिल पा रहा है क्लियर? बताइएगा। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि रेडियस रेशियो कितना हम लोग ले सकते हैं इसके बीच 0.225 से 0.414। ठीक है, 0.225 से कितना 0.414 इक्वल टू, अब देखेंगे आर प्लस कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो आर प्लस दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम बाई आर माइनस। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है आर माइनस, तो आर माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0.225 से, ठीक है 0.225 से 0.414 बाई कितना हो जाएगा, देखिए तो आर इधर ले गए तो 5 एंगस्ट्रॉम कहाँ चला जाएगा, बाई में चला जाएगा। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात समझते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या 5 ही केवल लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आर माइनस बराबर करते हैं। देखिए आर माइनस जो है ना वो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, आर माइनस का वैल्यू अगर आप लोग जैसे देखिएगा कि आर प्लस 5 एंगस्ट्रॉम है तो बोलिएगा कि सर आर माइनस भी तो 5 ही, मतलब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग का रेडियस रेशियो जो है फिक्स नहीं दिया हुआ है। रेडियस रेशियो किस में है, रेडियस रेशियो ना दे करके कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ होता है तो हमेशा एक रेंज में आएगा। आर माइनस का वैल्यू एक रेंज में आएगा, एग्जाम में भी आएगा तो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, एक रेंज ऑफ रेडियस रेशियो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आर माइनस का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे 5 को 0.225 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 0.414 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये माइनस नहीं है, आप लोग बात समझिएगा, ये माइनस नहीं है, ये रेंज बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, इतना माइनस इतना कोई नहीं कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब 5 को इसे डिवाइड कर लेना है 0.225 बाई 5 माइनस 0.414 बाई 5। ठीक है, तो r माइनस का जो वैल्यू होगा, ठीक है यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी रेडियस रेशियो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r माइनस है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें मान लीजिए दे दिया हुआ है कि रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो 10 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। रेडियस रेशियो दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए केटायन का जो है, केटायन का रेडियस दिया हुआ है, सपोज करिए 5.5 रेडियस आर माइनस जो है दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये जो है एंगस्ट्रॉम में ए नहीं रहेगा ना, रेडियस रेशियो हमेशा एंगस्ट्रॉम में नहीं रहेगा, वो रेडियस रेशियो ए आर माइनस जो रेडियस होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है, एक ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यूनिट का, जैसे आर प्लस है एंगस्ट्रॉम में, आर माइनस है एंगस्ट्रॉम में, तो दोनों तो कट जाएगा ना, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो r माइनस ले लेते हैं इतना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि r प्लस क्या होगा, आप लोग आंसर दे पाएंगे, आप लोग आंसर दे पाएंगे, आंसर दीजिए फटाफट सॉल्व करके। ठीक है, कि कितना आ रहा है, क्या दिया हुआ है, रेडियस रेशियो दिया हुआ है r माइनस और r प्लस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि सिंस क्या होता है r प्लस बाई r माइनस। ठीक है, यहाँ पे रेडियस रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, r प्लस बाई r माइनस। रेडियस रेशियो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। r प्लस कितना दिया हुआ है, r प्लस पूछ ही रहा है। r माइनस कितना दिया हुआ है, 5.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, r प्लस बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 10 × 5.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट से क्या 0 कट जाएगा, यानी r प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 55
एंगस्ट्रम। क्या क्लियर है? ये न्यूमेरिकल जो अभी दिए क्या क्लियर है? ऐसा ही आप लोग बना पाइएगा। चलिए क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रेडियस रेशियो के बारे में तो इतना क्लियर है, और रेडियस रेशियो से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ रहेगा या फिर कोई एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब देगा, उससे समझ पाना होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, मे भी जैसे दे दिया कि HCP है, कोई क्रिस्टल HCP है। ठीक है, जैसे मान लीजिए R+ दे दिया कि R+ 2.5 एंगस्ट्रम है। ठीक है, R- का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और बोल दिया कि क्रिस्टल कैसा है, HCP है, तो बोलिएगा कि लो, अब तो यहाँ पे हम लोग का जो है R- पूछ रहा है, तो फॉर्मूला बैठाइएगा R+/R-। ठीक है, अब यहाँ से बोलिएगा कि ये होता है रेडियस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 टर्म में से R+ दिया हुआ है, R+ पूछ रहा है, और रेडियस रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। बोले थे कि रेडियस रेशियो नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं है, तो क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ हिंट दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे में कि कैसा है, HCP है, तो HCP को समझना होगा कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके पूछता है, तो एक दूसरे को रिलेट करते रहेंगे। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी फैक्ट पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद 1-2 लेक्चर केवल न्यूमेरिकल करेंगे, किस किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। उसके लिए जितना लेक्चर हम पढ़ाए हैं, सारा लेक्चर को आप बढ़िया से देखिएगा, उसको कोशिश करिए याद कर लेने का। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस उलट उलट के ऐसे देखते चले गए, वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा, आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कलेक्टेड है, जो एग्जाम में पूछे जा रहा है या प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उसको केवल हम बता रहे हैं। तो इसीलिए जितना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको बिल्कुल दिमाग में लेने की कोशिश करिए। एक बार पढ़िए, उसको पढ़िए 2 बार 3 बार, उसको रटने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ जो ट्रिक हैं उसको तो बता ही दे रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, कुछ आपको रटना भी पड़ेगा, कुछ आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कोई फार्मूला है, तो फार्मूला जब तक आप रटिएगा नहीं तब तक न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पेज पीछे पलट पलट के तो समझिए कि आप अच्छा से याद नहीं किए हैं। अगर क्वेश्चन देख करके न्यूमेरिकल दिमाग में नहीं आ पा रहा है, आपको पीछे पलटना पड़ रहा है, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, और इस बार कोशिश करिए कि PGT कैसे भी करके ले लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, दोनों मिल करके मेहनत करेंगे, आप लोग मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग पूरा फैक्ट को याद रखिए, तो न्यूमेरिकल जब करवाएंगे, प्रीवियस ईयर जब करवाएंगे, अभी 1-2 क्लास में सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट बचा हुआ है, इसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्शन वगैरह के बारे में बताएंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट वगैरह तो हो ही गया है। ठीक है, और क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, आज ही देखते हैं, आज टाइम बचेगा तो आज उसको ले लेंगे। ठीक है, तो 1-2 लेक्चर में हमें लगता है कि लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल साथ में बनाने में तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो समझा दिए कि अगर HCP दिया हुआ रहेगा, R+R- दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 12 आ गया, तो 12 के लिए क्या बताए थे हम, लास्ट में बताए थे कि रेडियस रेशियो का, ठीक है, अलग अलग तरह का डाटा था, जिसमें एक अगर रहता है, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 है तो रेडियस रेशियो कितना ले लेना है, 1 ले लेना है। तो रेडियस रेशियो जैसे ही 1 लेंगे, ठीक है, तो सिंस रेडियस रेशियो बराबर हो जाता है R+/R-। रेडियस रेशियो कितना लेंगे, 1, R+ का कितना वैल्यू है 2.5, और बाई में कितना रहेगा, R- रहेगा। ठीक है, चलिए 2.5 अच्छा से लिख देते हैं, 2.5/R। ठीक है, अब R यहाँ चला जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 एंगस्ट्रम। ठीक है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन क्या है, इक्वल है। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मिलर इंडिसेस को देख लेते हैं यूनिट सेल से रिलेट करके। ठीक है, कि मिलर, जैसे यूनिट सेल के बारे में लिख लेते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, और यहाँ पे मिलर इंडिसेस, जो मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस के बारे में नहीं जान रहे होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो पहले क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छा से बताए हुए हैं क्या मिलर इंडिसेस होता है, क्या वेस इंडिसेस होता है। तो यहाँ पे यूनिट सेल ले लेते हैं, सपोज करिए CCP ले लेते हैं। CCP को ही क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं बीसीसी, बीसीसी का भी चर्चा कर लेते हैं, बीसीसी में क्या होता है। और एक ले लेते हैं एफसीसी, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं एल, ठीक है, एच के एल, नहीं चलिए क्या ले लेते हैं एच, फिर क्या लेते हैं के, और फिर क्या ले लेते हैं एल। ये क्या है, मिलर इंडिसेस है, ठीक है, ये है मिलर इंडिसेस, ठीक है। कहीं कॉमा नहीं भी रहे तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिलर इंडिसेस का पॉसिबल वैल्यू क्या है, ठीक है, सीसीपी के लिए। तो सीसीपी के लिए जो होता है हम लोग का ऑल वैल्यू होता है, क्या होता है, ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इस बात को बहुत आराम से समझिए, ठीक है, कि सीसीपी में मिलर इंडिसेस का वैल्यू क्या होता है, ऑल वैल्यू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें, ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 1 1 1 ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सीसीपी में मिलर इंडिसेस का जो वैल्यू हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ऑल वैल्यू हो सकता है, मतलब 1 1 1 हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, यानी देखिए ए हो सकता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे ले लिए 2 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए सीसीपी के लिए क्या ए वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मिलर इंडिसेस ऐसा पॉसिबल है। तो देखेंगे कि यहाँ ऑल तो वैल्यू है एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा इन्फिनिटी आ गया यानी ए वैल्यू नहीं होगा। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, प्रीवियस ईयर आप लोग बना करके देखिएगा, सॉलिड स्टेट में ऐसा क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा, ठीक है। बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सीसीपी, ठीक है, वहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे देगा और एक इन्फिनिटी वाला रहेगा। तो जहाँ भी इन्फिनिटी नजर आ जाए समझ जाइए कि वो सीसीपी नहीं हो सकता है, ठीक है। ए जो है हम लोग का सीसीपी नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉरी ये सीसीपी नहीं होगा, ये पीसीसी होगा, नहीं ये पीसीसी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं ये क्या होगा, पीसीसी होगा। सीसीपी तो एचसीपी के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग बताइएगा कि कौन सही है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 0 0, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 1 0 0 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, 0 इन्फिनिटी 1, ठीक है। बताइए इसमें कौन कौन हो सकता है। जैसे यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं ए, इसके बाद दे देते हैं बी सी और डी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए पॉसिबल है क्योंकि इन्फिनिटी नहीं है, ए पॉसिबल है। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, ए भी पॉसिबल है। यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, ए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, ए पॉसिबल नहीं है। यानी जहाँ भी इन्फिनिटी दिखे समझ जाइए कि वो पॉसिबल नहीं है। बीसीसी में देखते हैं, बीसीसी के लिए क्या बोलता है, देखिए एल एच प्लस के प्लस एल, ये तीनों का जो वैल्यू होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ठीक है। समझिए बात को, एच के और एल, ठीक है, एच के एल क्या होना चाहिए, हम लोग का इवन होना चाहिए। एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इस बात को समझिए। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं 1 1 1, ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। देखिए एच के एल जोड़िए, 1 1 2 और 1 3 3 आ गया, यानी ऑड नंबर आ रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखते हैं 2 2 2, क्या ये पॉसिबल है, तो 2 2 4 और 2 6, यस इवन आ रहा है, यानी पॉसिबल है। इसके बाद लिखते हैं 2 0 1, क्या ये पॉसिबल है, 2 0 1 क्या पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाता है 3, 3 तो इवन नहीं है, ठीक है, 3 क्या है, ऑड है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से लिखते हैं 2 0 0, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे पॉसिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल 2 इवन होता है, इसलिए वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। तो हमेशा क्या करना है, वैल्यू को ऐड करके देख लेना है। अगर इवन आता है तो समझिए बीसीसी का मिलर इंडिसेस पॉसिबल है, और इवन ऑड आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से पूछते हैं आप लोग से कि क्या जीरो हम लोग ऑड मानते हैं जीरो को या इवन मानते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करिएगा कि जीरो को क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं या फिर इवन लेते हैं। चलिए एफसीसी के बारे में हम लोग समझते हैं। एफसीसी में देखिए एच के और एल, एच के एल, ये क्या हो सकता है, ये इवन हो सकता है, ये तीनों क्या रहेगा, इवन। और एच के और एल, ये तीनों क्या रहेगा, ऑड। ये यही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि एच के एल या तो सब इवन या तो सब ऑड।
बढ़िया से ध्यान से समझिए, एच के एल तीनों इवन या फिर तीनों ऑड। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 2 2, क्या ये पॉसिबल वैल्यू है किसके लिए, एफसीसी के लिए? क्या ये पॉसिबल वैल्यू है? तो बिल्कुल सारा के सारा इवन है इसलिए पॉसिबल है। लिखते हैं 2 1 3, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, यहाँ पे एक इवन आ गया, 2 तो ऑड है लेकिन एक इवन आ गया इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 1 1 1, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, सारा ऑड आ रहा है तो टोटल ऑड या टोटल इवन है तो उसको समझेंगे कि एफसीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से नेक्स्ट और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए ले लिए 2, ठीक है 2 और क्या ले लिए 0 इसको, ठीक है 2 2 0, क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि 0 को हम लोग इवन लेते हैं, ठीक है ऑड नहीं लेते हैं, ठीक है मैथमेटिक्स टर्म ही यहाँ भी यूज करना है, 0 इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा इवन है। लेकिन अगर 1 1 0 लेंगे तो क्या पॉसिबल रहेगा? 1 1 0 तो नहीं, 1 1 0 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 तो ऑड नंबर है लेकिन 0 को इवन जैसा ट्रीट करते हैं इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, नहीं ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेस in BCC एंड FCC इज, ठीक है कौन सा पॉसिबल वैल्यू है इसमें? जैसे 2 2 1, बी में लिख लेते हैं 3 3 2, सी में लिख लेते हैं 4 4 2, ठीक है और डी में लिख लेते हैं नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। क्या दिए हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेस इन बीसीसी, देखिए बीसीसी में और एफसीसी में दोनों में पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है वो कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए बीसीसी का कंडीशन क्या है, यहाँ पे समझिए कि बीसीसी का कंडीशन क्या है, ठीक है। चलिए बीसीसी का कंडीशन क्या है कि टोटल ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है। और एफसीसी का क्या है? या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए। तो दोनों में से किसी को एक चेक करते हैं। एफसीसी को चेक करना आसान है, या तो ऑड या तो इवन। देखिए या तो ऑड या तो इवन, इसमें ऑड इवन का दोनों कॉम्बिनेशन है, ये नहीं होगा। या तो ऑड या तो इवन, इसमें देखिए ऑड भी है इवन भी है, यानी ये भी नहीं होगा। इलिमिनेट भी करना है, काफ़ी चीज़ को इलिमिनेट करके हम लोग आसानी से चल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, अच्छा इसमें तो सारा इवन है, क्या ये पॉसिबल है? तो एफसीसी तो पॉसिबल है। बीसीसी के लिए देखेंगे, बीसीसी में ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 4 4 8 और 2 10, यानी इवन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिएगा। ध्यान में रखने के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी पूछे, वो बन जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और इसको डेप्थ से देखेंगे। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको PDF बना करके और डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे सकते हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो। और नहीं तो अगर आप लोग लिख रहे होंगे, हम बोलेंगे कि आप लोग लिखते रहिए। लिखने से क्या होता है, याद भी होते जाता है। खुद से नोट्स बनाइएगा, पढ़ने में भी आसानी होगा। अपने तरीका से नोट्स बनाइएगा। ऐसे आप लोग का जैसा भी होगा बोलिएगा तो इसको भी क्या करेंगे, वो PDF बना करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ न्यू टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या पढ़ते हैं, लॉ ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में देखते हैं ना, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में, ठीक है। देखिए ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, ये क्या बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन किसके लिए है, तो किसी भी सॉलिड का
इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसमें क्या कैसे है पोजीशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, या फिर उसमें कैसे जो है क्वांटम मैकेनिक्स का क्या उसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको पता करने के लिए ब्रैग्स जो है एक इक्वेशन दिया है, उसी इक्वेशन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा कि ब्रैग्स इक्वेशन किसके लिए जाना जाता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल का, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं इसमें क्या है। चलिए एक यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे प्लेन एक ले लिए, 2-3 प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक रे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे रे आया रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे रे आया रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जान ही रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपस में क्या होगा, एंगल इक्वल, ऐसे ही इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, और सारे क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे क्योंकि सेम एंगल से क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, किसका करते हैं, बीम ऑफ अल्फा रे या फिर अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, इस पर फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो इसको इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं और इसको क्या कह देंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ जो ये प्लेन के बीच जो डिफरेंस दिख रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं डी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, डी। क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। और यहाँ पे और एक बात को ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ से रे आ रहा है, ए रे आया और ए चला गया। ठीक है, और यहाँ से ए रे आया और ए चला गया। ठीक है, तो ए डिस्टेंस इक्वल होता है, ए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, ए हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ से यहाँ रिमेनिंग बच जा रहा है, इसको अलग कलर से करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे आता है पाथ डिफरेंस। ये जो डिस्टेंस हम लोग को बन रहा है, इसी को यहाँ देखिए ऐसे मिला करके भी इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उतना डेप्थ क्या चलना है, शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, और देखिए जो ये वेव जा रहा है, ठीक है, वेव जा रहा है, इसका दो तरह का नेचर होता है। ठीक है, वेव जो है कैसे कैसे जाता है, देखिए इधर लिखते हैं, वेव दो तरह से जाते रहता है। ठीक है, या तो सपोज करिए इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वेव ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव होता है इसको कहते हैं सेम फेज। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेम फेज। ठीक है, सेम फेज, सेम फेज। ठीक है, सेम फेज, इसको क्या बोलते हैं, सेम फेज में। सेम फेज कब बोला जाता है, देखिए जो इसका क्रेस्ट है, दोनों का क्रेस्ट मिल गया। ठीक है, दोनों का क्रेस्ट मिल रहा है, दोनों का ट्रफ मिल रहा है, तो जब दोनों क्रस्ट और दोनों क्रेस्ट और दोनों ट्रफ जब आपस में मिलना स्टार्ट हो जाता है वेव का, तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो हम लोग सेम फेज बोलेंगे, और सेम फेज में जब रहता है तो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए, और अगर अपोजिट फेज में रहे तो जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक जा रहा है ऐसे, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्रेस्ट यहाँ पे है, दोनों का क्रेस्ट क्या दिख रहा है, दोनों का क्रेस्ट हम लोग को अपोजिट दिख रहा है। इसका क्रेस्ट यहाँ, इसका क्रेस्ट यहाँ, इसका ट्रफ यहाँ, ठीक है, इसका ट्रफ यहाँ। ठीक है, क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, नहीं। ठीक है, तो एक देख रहे हैं अपोजिट और एक मिल रहा है, एक अपोजिट हो रहा है, एक मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, देखिए इसका है क्रेस्ट, ये जो जा रहा था इसका है क्रेस्ट और इसका है ट्रफ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका है ट्रफ, मतलब जब नीचे गया तो इसका है ट्रफ और इसका है क्रेस्ट, यानी क्या हो जा रहा है, आपस में कट जाएगा, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऊपर जाने वाला दोनों यहाँ पे क्या था,
दोनों क्रेस्ट था, और यहाँ पे क्या था, दोनों नीचे आ रहा है, यानी दोनों क्या है, ट्रफ है, फिर दोनों क्रेस्ट है, फिर दोनों ट्रफ है, इसलिए यहाँ इंटेंसिटी इसका हाई रहता है। कंस्ट्रक्टिव को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी हाई बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के केस में ये क्रेस्ट बना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रेस्ट हो गया, ठीक, और ये जो वेव था ये नीचे जा रहा था, यानी ये ट्रफ था। समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सेम फेज नहीं, अपोजिट फेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अपोजिट फेज कह देते हैं, ठीक है। और अपोजिट फेज को कंस्ट्रक्टिव ना करके हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोल देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दो बात को समझे, क्या क्या समझे, कि अगर सेम फेज में है इसको बोलते हैं सेम फेज। सेम फेज कब बोलेंगे, जब दोनों का क्रेस्ट और दोनों का ट्रफ मैच करता है तो सेम फेज। अगर एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ मिलता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि डिफरेंट फेज में है। सेम फेज में रहने के बाद क्या बनाता है, कंस्ट्रक्टिव, और अपोजिट फेज में रहने के बाद बनाता है डिस्ट्रक्टिव। सेम फेज का इंटेंसिटी होता है हाई, और जो अपोजिट फेज होता है उसका इंटेंसिटी होता है लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है हाई, इंटेंसिटी रहता है हाई, और इसका जो इंटेंसिटी होता है, इसका इंटेंसिटी कैसा होता है, लो, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाता है, लो होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसी में कुछ इक्वेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, जो पाथ डिफरेंस बता रहे थे, यहाँ पे छोटा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो यहाँ पे बता रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो बोलते हैं ये दो तरह का होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं दो बोल देते हैं। एक बोल देते हैं एन लेमडा, ठीक है। एन लेमडा किसके लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। और दूसरा को बोल देते हैं एन लेमडा बाई 2। एन लेमडा बाई 2 किसके लिए बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाथ जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है एन लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है एन लेमडा बाई 2, ठीक है। अब चलते हैं, ब्राग्स इक्वेशन क्या बोलता है। ब्रैग्स इक्वेशन बोलता है कि जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, यानी जो एन लेमडा है, ठीक है, ये हो जाता है 2d साइन थीटा। ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है। और एन क्या है, एन को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, ठीक है। दो चीज बोल देते हैं एन को, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, कभी कभी क्या बोल देते हैं, केवल ऑर्डर बोल देंगे, ठीक है। और ऑर्डर में बोल देगा 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ यहाँ पे जो है डिफ्रैक्शन हो रहा है, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि एन का वैल्यू कितना ले लेना है, हम लोग को 1 ले लेना है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एन के बारे में समझ में आ गया, पूछे हुए हैं एग्जाम में कि एन को क्या कहते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन में जो एन यूज होता है, एन को क्या कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेमडा को क्या कहते हैं, लेमडा को आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे डी को क्या कहते हैं, यहाँ बता ही दिए कि इसके बीच जो प्लेन के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डी कहते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस अभी जस्ट ही बताए थे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोल देते हैं डी को, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, ठीक है, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड हम लोग बोलेंगे प्लेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। एक इक्वेशन हो जाता है, एक इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे 3 इक्वेशन बताएंगे, तीनों को नोट कर लीजिएगा, उससे काफ़ी न्यूमेरिकल भी आता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला हो जाता है 1/d² बराबर, ठीक है, n² h², ठीक है, बाई a² प्लस n² k² बाई b²। इसके बाद हो जाता है n² l² बाई c², ठीक है। ये फार्मूला है प्लेन के लिए,
ठीक है, प्लेन के बीच जो डिस्टेंस है उसके लिए ए फार्मूला होता है। अब हम लोग कर लेते हैं फॉर क्यूब। क्यूब के लिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी हो जाता है। तीनों जो होता है क्यूब का हम लोग जानते हैं कि उसका जो साइड होता है, एज होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है, ज़्यादा इतना टेंशन में नहीं हो जाना है। देखिए क्या है ना, सरकार का जो रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जितना हो सके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का जो नीति है वो हम लोग के फेवर में हो। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम लोग अभी अपना लाइफ बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस पर नहीं फोकस करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगा ही, अभी जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी बर्बाद थोड़ी होने वाला है। ये काम करेगा आपको, जैसे यूपी पीजीटी हो गया, दिल्ली पीजीटी हो गया, या जो भी है एग्ज़ाम पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है, और बात रहा यहाँ झारखंड पीजीटी का, तो झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम लेगा ही, चाहे अभी ले, 2 मंथ बाद ले, 3 मंथ बाद ले, 4 मंथ बाद ले। ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं जाना है, अपने माइंड को जो है कॉन्सेंट्रेट करके आप केवल तैयारी पे रहिए। जैसे देखिए, जैसे जेपीएससी भी लोग ज्वाइन किए ही कि नहीं किए, ज्वाइन किए हैं। जैसे दरोगा जो 2016-18 में जो भी हुआ था, उस समय भी लोग हाई कोर्ट गया, जो भी हुआ, लेकिन जो जिनका तैयारी अच्छा था अभी वो जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना तैयारी पे फोकस करिए, ये नहीं देखिए कि इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, अभी क्यों इतना पढ़ें। ठीक है, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, चाहे अभी ले, 2 मंथ बाद, 4 मंथ बाद ले। ठीक है, आप अपना तैयारी पे फोकस करिए। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगा ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्यूब के लिए देख रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, और इफ़ यहाँ पे ले लेते हैं, इफ़ एन बराबर क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, 1/d² बराबर एन का वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहीं पे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे 1 के 1 पुट करते चले जाएंगे तो ए तो वैल्यू यहाँ पे एच के एल ही केवल बच जाएगा। ठीक है, तो केवल डायरेक्ट ही लिख देते हैं, h² बाई a² प्लस k² बाई b²। ठीक है, और हम लोग देखेंगे l² बाई c²। क्यों, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 ही 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 1/d² बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग देखिए a बराबर b बराबर c किए हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग का क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे कि a बराबर b बराबर c है, तो हर जगह क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए a बराबर b बराबर c, तो जो b है b को भी a² लिख सकते हैं, c को भी a² लिख सकते हैं। तो सारा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a² ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, अब यहाँ से इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा d², इधर ही लिखते हैं क्योंकि थोड़ा इक्वेशन और बनाना होगा इसमें। चलिए इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, d² बराबर, इसको अपोजिट करेंगे a² बाई h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, अब देखिए d का जब स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इधर अंडर रूट, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर अंडर रूट होगा। जैसे ही अंडर रूट होगा तो स्क्वायर रूट को गैप कर देगा तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा, a बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा, जैसे ही रूट आएगा तो a तो रूट गायब हो गया, लेकिन नीचे में ही रूट बच जाएगा। ठीक है, a हो जाएगा h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, तो a फॉर्मूला क्या निकल गया, d का, तो a भी फार्मूला इंपॉर्टेंट हो गया और एक फार्मूला a इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहीं से और भी आता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग और समझते हैं इसमें आगे। ठीक है, इसी को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं, एक और इक्वेशन देखते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एक कोस थीटा के लिए हो जाता है। ठीक है, कोस थीटा के लिए, कोस थीटा का फार्मूला हो जाता है यहाँ h1 h2। ठीक है, इसके बाद होता है प्लस k1 k2 प्लस
L1 L2 बाई अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। ठीक है, चलिए और फिर हो जाता है H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी फार्मूला आप लोगों को इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी फार्मूला है। ठीक है, जैसे सपोज करिए इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, H K और L, इसका जो वैल्यू है मान लीजिए 2 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, H1 K1 L1 और H2 K2 और L2, ये दो प्लेन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ये मान लेते हैं 3 3 और 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा कि cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये फार्मूला लगा करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 3 फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए कि n लेमडा बराबर क्या हो जाता है हम लोग का 2d साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। n लेमडा बराबर क्या पढ़ लिए 2d साइन थीटा। एक और पढ़ लिए n लेमडा बाई 2 बराबर। ठीक है, ये भी पढ़ लिए 2d साइन थीटा, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए और फिर क्या था डिस्ट्रक्टिव के लिए। एक और क्या पढ़ लिए हम लोग कि cos थीटा बराबर, अभी जस्ट उसको लिखवाए हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम लोग एक देख लिए d बराबर a बाई अंडर रूट क्या क्या पढ़े l स्क्वायर। ठीक है, प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर h स्क्वायर और k स्क्वायर। ठीक है, एक देख लिए और एक और कौन सा देख लिए cos थीटा वाला देख लिए। ठीक है, H1 H2 प्लस L1 L2 प्लस K1 K2 बाई अंडर रूट क्या L1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग देख लिए। चलिए इस फार्मूला को तो जस्ट प्रीवियस करवाए हैं तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग एक साथ में लिख लीजिएगा। फार्मूला कोशिश करिएगा हमेशा एक साथ में लिखने का, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला को निकालते हैं। ठीक है, इस वाले से एक और फार्मूला को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ साइन थीटा बराबर अगर निकालना चाहें, साइन थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा n लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2d। n लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा n लेमडा बाई 2d। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा बराबर n लेमडा बाई, ठीक है, n लेमडा बाई 2, और d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं a बाई अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा n लेमडा d का वैल्यू क्या है a बाई अंडर रूट। ठीक है, d का जब वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, देखिए तो a तो ऊपर ही रह जाएगा, a तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, d बराबर a, और जो बाई में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसमें कोई नहीं है h k l आगे पीछे होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसके बाद a स्क्वायर, इधर स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर किए हैं दोनों तरफ तो इसका रूट जो है गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये टर्म दिख रहा है इसको हम k बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं k, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर k, और 1 मिनट, तो स्क्वायर गायब हो गया है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक ही है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर k हो गया, इसके बाद h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। k क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अब यहीं से h के l का वैल्यू दे देगा, k का कुछ वैल्यू दे देगा, साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा, यहाँ से स्क्वायर हटा करके इधर हम लोग क्या कर सकते हैं रूट भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। चलिए तो ये 3 4 जो इक्वेशन है, ठीक है, ब्रैकेट्स इक्वेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसको ध्यान में रखिएगा। एक और कोस थीटा वाला हो गया है। अब देखिए ये तो हम कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल दिए हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी ऐसे ही निकलेगा, सेम इक्वेशन है, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है एन लेमडा बराबर जैसे है 2d साइन थीटा, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि n बराबर दिया है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और इंटर साइन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा सपोज करिए √3/2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे d बराबर पूछ रहा है आप लोग से कि क्या हो गया, इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब इसी में जैसे n है, लेमडा है, ठीक है, d है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हो गया, ठीक है, 4 टर्म है, 4 टर्म में से 3 दिए हुए रहेंगे और 1 पूछेगा, ठीक है। दिया हुआ या तो इनडायरेक्ट में रहेगा या तो डायरेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग और कुछ देखेंगे। इसमें डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं, क्रिस्टल का डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, हो जाता है हम लोग का मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग किसी भी यूनिट सेल का हम लोग को निकालना है, यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि सिंस, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि m जो है मोलर मास है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि मोलर मास ऑफ, मोलर मास, या फिर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर मास की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, मास लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं मास ऑफ, ठीक है, Na एटम इक्वल टू m क्या है, m मोलर मास हो गया, ठीक है। मास ऑफ Na एटम इज m, तो देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m बाई क्या हो जाएगा, Na, जो यहाँ है बाई में आ जाएगा, ये 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर मास ऑफ कितना एटम, z का एटम, z नंबर ऑफ एटम को क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं ना, z एटम के लिए क्या हो जाएगा, z इंटू m बाई Na, ठीक है। यहाँ तक ये तो बेसिक यूनिटरी मेथड है, आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, कि मास ऑफ Na एटम m हो गया तो 1 एटम के लिए निकालेंगे तो ये बाई में चला जाता है, फिर z के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये मास निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे यूनिट सेल को हम लोग क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम कर लेंगे, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है हम लोग का साइड इंटू साइड, क्योंकि क्यूब होता है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ए क्यूब। देयरफॉर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना निकला है, देखिए यहाँ पे मास कितना निकला है, z इंटू एम बाई क्या निकला है, Na, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पे है ना, वॉल्यूम बाई में है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, ए क्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी बराबर z इंटू एम बाई Na इंटू ए क्यू, ठीक है। ऐसे इससे न्यूमेरिकल काफ़ी कम आता है क्योंकि साइड का क्यू हो जाने के कारण, ठीक है, थोड़ा डाटा लॉन्ग चला जाता है, ठीक है, कभी क्यूब निकालना के लिए आ जाता है, और ऐसे भी जानते हैं कि काफ़ी स्मॉल यूनिट रहता है सबका, तो इससे न्यूमेरिकल काफ़ी कम आता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ और समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए कि मास ऑफ Na एटम को क्या बोल देते हैं, m, यानी m क्या है, मोलर मास है। यहाँ से पूछ देगा कि d क्या है, तो डेंसिटी हो गया, d क्या है, डेंसिटी, ठीक है। z क्या है, z हो गया नंबर ऑफ एटम हो गया है z, ठीक है। m क्या है, m है मोलर मास, कौन सा मास, मोलर मास ऑफ यूनिट सेल। a क्या है, a को एज लेंथ कहते हैं, ठीक है। Na क्या है, Na का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, Na का वैल्यू हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कुछ और बात को, छोटा सा बात को समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक जैसे हो जाता है मास नंबर, एक होता है मास नंबर, ठीक है, दूसरा होता है एटॉमिक मास, दूसरा क्या है
एटॉमिक मास। अभी किसका चर्चा किए? अभी चर्चा किए मोलर मास का। किसका? मोलर मास का। ठीक है, तो मास नंबर देखिए, मास नंबर को हम लोग ए कहते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए कैसे निकालते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, और मास नंबर हम लोग कितना बोल देते हैं? 16 बोल देते हैं। तो ये जो 16 हुआ ना, इसी को कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। मास नंबर मतलब समझिए क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है उसको जब ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 16। यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में पूछ देगा कि एटॉमिक नंबर क्या है और फिर प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 8 है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाता है? 16 - 8 यानी कि कितना? 8। ठीक है, तो यानी 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? हम लोग का मास नंबर निकल जाएगा। ठीक है, और एक है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास में समझ लीजिए कि एटॉमिक मास क्या है? जैसे ऑक्सीजन है 8 है और 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास जो लिखते हैं दोनों लगता है इक्वल ही है। जैसे मास नंबर और एटॉमिक मास, यहाँ भी एटॉमिक मास कितना लिख देंगे? 16, लेकिन यहाँ लिख देते हैं AMU। AMU मतलब क्या? कार्बन 12 आइसोटोप्स का जब हम लोग रेशियो लेते हैं 1/12 करके तो एटॉमिक मास निकलता है। तो ये 16 AMU है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे देखिए, एक और यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ऑक्सीजन 8 हो गया और यहाँ 16 हो गया। तो यहाँ पर जब बात करेंगे मोलर मास के बारे में तो ये लिख देंगे हम लोग 16 ग्राम। देखिए तीनों डाटा एक ही है, तीनों डाटा एक ही है, मास नंबर, एटॉमिक मास, मोलर मास। लेकिन समझिए बात को, ये जो एटॉमिक मास है ये किसका है? एक ऑक्सीजन का मास है। एक ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 16 AMU। ठीक है, और 16 ग्राम जैसे ही बात करते हैं 16 ग्राम के बारे में, तो एक ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कितना ऑक्सीजन है? Na ऑक्सीजन है। Na ऑक्सीजन का क्या मतलब? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। इतना जो ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन का जो मास है, इतना ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 16 ग्राम है। तो इस बात को समझिएगा। स्टार्टिंग में भी डेंसिटी बताते समय मोलर मास को लिए थे। मोलर मास मतलब क्या होता है? मास इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 16 AMU बोल रहा है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है इस चीज़ को। ठीक है, कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? तो सिंपल सी बता देना है। ठीक है, कि एटॉमिक मास का मतलब है 1 एटम। 1 एटम का मास को हम लोग 16 AMU बोलेंगे, लेकिन इतना एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास कितना बोलेंगे? 16 ग्राम बोलेंगे। ठीक है, ये दो बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कोई लोग समझते हैं कि ये दोनों सेम ही है, ये तीनों सेम ही होता है, लेकिन यहाँ केवल संख्या है। ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि जब डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं और उसका मास को ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल ही हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये तो लगभग एक ही हो जाता है। लगभग एक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को यहाँ समझिए। ठीक है, जब स्टूडेंट लोग को बताइएगा तो इस चीज़ के बारे में क्लियर आप रहिए, तभी ना अच्छा से बता पाइएगा। क्योंकि आने वाले समय में आप लोग टीचर बनिएगा, तो टीचर जैसा नॉलेज भी होना चाहिए। बच्चा लोग को क्लियर कट बताइएगा, उसके बाद ही ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे हो गया क्लियर। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। एक ऑक्सीजन के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, अरे मोलर मास हम लोग इतना। ऐसे एटॉमिक एनर्जी स्ट्रक्चर वगैरह जब हम पढ़ाएंगे तो इसका और चर्चा करेंगे। चूँकि अभी यहाँ पे आया था मोलर मास, इसलिए इसको हम चर्चा कर दिए। ठीक है, जैसे इक्वेशन यहाँ देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए कि डेंसिटी बराबर क्या पढ़ लिए हम लोग? m, ठीक है, Z इंटू एम बाई Na इंटू AQ। ठीक है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये तो फार्मूला हो गया। न्यूमेरिकल दे देते हैं कि जैसे डेंसिटी जो है, डेंसिटी हम लोग का डेंसिटी सपोज करिए डेंसिटी निकालने के लिए ही दे देते हैं। ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, एटम जो है BCC लैटिस में है। ठीक है, और एज लेंथ जो है ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 6.02 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसके बाद जो एटम है हम लोग ले लेते हैं, एटम को ले लेते हैं। कौन सा एटम ले लेते हैं? जैसे मैग्नीशियम एटम ले लिए हैं। ठीक है, कौन सा एटम ले लिए हैं? मैग्नीशियम एटम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनाना है, तो बनाने के लिए देख लीजिएगा।
ठीक है। डी पूछ ही रहा है, जेड तो दिया नहीं है। तो देखिए एटम क्या है, बीसीसी है, तो बीसीसी में हम लोग जानते हैं कि बीसीसी में एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, आप लोग बताइए। नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितना होता है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम होता है 2। तो हिंट समझ गए कि जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम यानी एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास है। तो मोलर मास क्या, मैग्नीशियम का मोलर मास आप लोग देख लीजिएगा कितना, 12 और 24। तो मोलर मास कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से निकल जाएगा 24। देखिएगा केमिस्ट्री में अक्सर न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो डाटा डायरेक्ट नहीं देता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट में देता है। तो जब आपको सारा फैक्ट याद रहेगा, ठीक है, जब याद रहेगा तो आप इंटरलिंक कर पाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं फॉर्मूला याद रहने, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहला नंबर कॉन्सेप्ट। सेकेंड नंबर में फॉर्मूला आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर में होता है कि वो प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। और फोर्थ नंबर में होता है कि आप तब जाकर के एग्जाम में बैठिए और एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखने से भी नहीं होगा। थर्ड में जब ये 2 चीज़ होगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाइएगा, और जब अच्छा से अप्लाई होगा तो जाकर के रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, फार्मूला को याद कर लीजिए, जो भी फार्मूला है उसको याद कर लीजिए। उसके बाद थर्ड में जब आप प्रैक्टिस करिएगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इंटरलिंक करने की कोशिश करिए, ठीक है, डाटा को कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके बाद अच्छा से फ्लो बनेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअसली मेहनत करना है, एक दिन के मेहनत से कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं किसके बारे में, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। देखिए ये भी टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल में अगर हम बात करें, थोड़ा सा डाटा टाइप का बना देते हैं जिससे कि आसानी हो याद करने में, ठीक है। तो पहला हो जाता है पॉइंट डिफेक्ट। पहले समझ लीजिए क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। तो जब पैकिंग होता है एटम और मॉलिक्यूल का, जब आपस में पैकिंग होता है तो पैकिंग के अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। मे बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर जो एटम हैं पॉजिटिव या निगेटिव एटम हैं, ठीक है, जो आयन हुए वो आपस में पोजीशन को चेंज कर देते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या मे बी इंटरस्टियल साइड पे और दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होने के बाद उसको हम लोग कह देते हैं कि डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं डिफेक्टिव पीस है, तो डिफेक्टिव पीस का क्या मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है, तो डिफेक्टिव पीस हो जाता है। तो यहाँ भी डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल में यही हम लोग देखते हैं कि जो ओरिजिनल पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब अरेंजमेंट होता है तो उसमें डिस्टरबेंस को, डिफिनेशन वगैरह जब आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसमें प्रॉपर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग केवल शॉर्ट में देखते चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आएगा, डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। और जो भी डिफिनेशन से निकलने वाला जो छोटा मोटा पॉइंट है उसको हम लिखवा ही देते हैं। चलिए तो ये हो जाता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट में ये 1D में होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें तो सेकेंड हम लोग का हो जाता है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विथ, क्या बोल रहे हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है, लाइन डिफेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। लाइन डिफेक्ट भी बात करें तो 1D में होता है, ठीक है। नीतीश, चलिए हम लोग लाइन डिफेक्ट भी किस में आता है, 1D में होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे बाद सरफेस डिफेक्ट होता है। क्या हो जाता है, सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट हम लोग को 2D स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। और हम लोग फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ हो जाता है वॉल्यूम डिफेक्ट। क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट हम लोग 3D में देखते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली कितना 4 टाइप का हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, उसके बाद लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट के बाद सरफेस डिफेक्ट और उसके बाद क्या हो जाता है हम लोग का वॉल्यूम डिफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे मेनली सिलेबस जो कवर किए हुए हैं वो पॉइंट डिफेक्ट को कवर किए हुए हैं। तो हम लोग डिटेल जो बात करेंगे वो पॉइंट डिफेक्ट का ही बात करेंगे, ठीक है। अब
इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए, वन डायमेंशनल में पॉइंट डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट, जैसे ऐसे पैटर्न एक अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसमें जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो किसी एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जब डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट का मतलब समझिए कि जैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऐसे है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इसमें कंप्लीट एक लाइन में ही, कंप्लीट लाइन से ही डिफेक्ट नजर आएगा। एक लाइन से बोलेंगे कि ये सब रिजेक्टेड है या फिर ये सब अलग है, तो जब एक लाइन में नजर आना स्टार्ट हो जाए पैटर्न तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट लाइन डिफेक्ट। इसके बाद हो जाता है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट देखिए, सरफेस डिफेक्ट किसी एक सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे जब डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम लोग सरफेस डिफेक्ट कहते हैं। जैसे 4-5 सरफेस है, 6 सरफेस है, किसी एक सरफेस पे जो डिफेक्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं सरफेस डिफेक्ट। एक 2D स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इसके बाद वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट में जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उससे वो डिसऑर्डर में हो जाता है, कुछ कम वॉल्यूम हो जाता है या फिर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम में, उसके कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर में वॉल्यूम में जब डिफेक्ट नजर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट। और एक किस में होता है, 3D में होता है। चलिए, तो अब हम लोग सर TGT रांची से ऑफलाइन है? बिल्कुल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट है तो डाउट पूछिए, ठीक है, कुछ डाउट अगर होता है तो डाउट पूछिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग डिटेल से देखते हैं कि क्या है पॉइंट डिफेक्ट। चलिए, क्या देखते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट, देखिए, पॉइंट डिफेक्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट को भी 2-3 भाग में बांट लेते हैं। पहला हो जाता है स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। सेकेंड बोल देते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें फोर्थ जो आ जाता है, इधर लिख देते हैं, जो इसमें फोर्थ आ जाता है हम लोग का, ठीक है, वो हो जाता है जो क्रिस्टल का जो मेन अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें 2 तरह का डिफेक्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन, एक आयनिक सॉलिड में, कौन सा, आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट देखते हैं, और दूसरा हो जाता है कोवैलेंट सॉलिड में हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड में भी यहाँ से 2 आ जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, एन टाइप, और दूसरा क्या हो जाता है, पी टाइप, जिसको हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सर TGT का भी तैयारी करवाते हैं क्या? बिल्कुल, TGT PGT दोनों का तैयारी होता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। आप लोग विशेष जानकारी के लिए अपना कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें, या फिर नज़दीक में है तो आके भी ऑफिस में बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से समझते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप लोग बात समझ लीजिए कि जब किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, जो उसका जो अरेंजमेंट होता है, नॉर्मल जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद भी उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, उसका जो फॉर्मूला का रेशियो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग बोलेंगे कि सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम में कमी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, लेकिन नेट जब उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बारे में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है 2 तरह का होता है, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कितना हो जाता है, 2 तरह के हो जाते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है हम लोग का क्या हो जाता है, पहला फ्रैंकल डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों ही होता है। पहले शॉर्टकी को ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट,
ठीक है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग का 2 हो जाता है, ठीक है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा क्या हो जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम से ही लग रहा होगा, आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जब मेटल क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकते हैं। पहला, या तो मेटल अधिक आ जाए या फिर नॉन मेटल गायब हो जाए, ठीक है। जैसे कोई क्रिस्टल है, उसमें नॉन मेटल मान लीजिए 3 है, नॉन मेटल 6 है, और मेटल भी 6 है, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर नॉन मेटल एक चला जाए तो 5 नॉन मेटल बच जाएगा और कितना 6 मेटल बच जाएगा। तो मेटल ज़्यादा हो गया तो इसको मेटेलिक डिफेक्ट, एक्सेस मेटेलिक डिफेक्ट कहेंगे। दूसरा, 6 मेटल है और 6 नॉन मेटल है, एक और मेटल आ गया, यानी अब 7 मेटल हो गया और जो हम लोग का 6 नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो जब मेटल का संख्या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होने का 2, या तो नॉन मेटल चला जाए या फिर मेटल आ जाए, ठीक है। तो 2 केस में हम लोग का मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में भी होता है, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होगा, जब नॉन मेटल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या एक मेटल चला जाए, ये 2 केस में क्या हो जाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसका और भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, डिटेल से बात करेंगे सब के बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। चलिए, शॉर्टकी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में किसको देखना है हम लोग को, दोनों को साथ में लिख देते हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। पहला क्या है हम लोग का, एक मिनट, एक फ्रैंकल डिफेक्ट लिखना होगा, नहीं, दोनों को साथ में ही करते हैं। एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया और दूसरा इधर क्या लिख देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। एक क्या हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में समझिए क्या होता है, जैसे NaCl क्रिस्टल ले लेते हैं ऐसे, इधर भी बना लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। सपोज करिए Na मेटल लेते हैं और Cl माइनस लेते हैं, ठीक है। हर जगह प्लस है, जैसे प्लस माइनस NaCl के लिए ले लेते हैं, तो प्लस जहाँ भी लिखेंगे Na समझिएगा, माइनस जहाँ भी लिखेंगे वो Cl समझिएगा। प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस प्लस नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, माइनस, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, नहीं, एक और लेते हैं, 5 लेंगे तो अच्छा स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये चूँकि फैले हुए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि अपोजिट होना चाहिए, जैसे प्लस माइनस ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में रहता है, नहीं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए जब क्या होता है, एक पोजीशन से, ठीक है, जो पोजीशन हम लोग का है, जैसे एक केटायन, ठीक है, एक केटायन यहाँ से गायब हो गया और एक कहीं से एनायन, सपोज करिए यहाँ से एनायन, केटायन और एनायन, जब अपना पोजीशन से केटायन और एनायन गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको इस कारण से जो डिफेक्ट क्रिएट हो गया, डिफेक्ट क्रिएट होगा ही, जो पोजीशन था इसका खाली दिख रहा है, तो इस कारण से जो डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, ठीक है। और ये जब हीट वगैरह करते हैं तो इस टाइप के डिफेक्ट नज़र आता है, ठीक है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है वो भी समझिए, यहाँ भी एक और पैटर्न यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। और सेम समझ लीजिए, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप के हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि जब जो एटम हैं अपने जगह से क्या हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं। यहाँ भी सेम होता है, गैप हो जाते हैं, लेकिन गैप हो करके किसी इंटरस्टियल पोजीशन पे, ठीक है, जैसे यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गए और यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी अपना पोजीशन को चेंज कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी सपोज करिए क्लास में बच्चे लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो चंचल होते हैं, अपने पोजीशन से उठ करके कहीं और एक रैंडम जो पैटर्न बनाए हुए हैं उसे कहीं और उठ करके चले जाते हैं। तो समझिए जैसे ही उठ करके वो जा रहा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और उठ करके वो अगर बाहर चला जाता है तो समझिए शॉर्ट की डिफेक्ट हो रहा है। दो तरह का, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाना, इस चीज़ को समझिए। शॉर्ट की मतलब क्या, शॉर्ट हो गया, ऐसे ही याद हो जाएगा। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट मतलब कम हो जाना, तो कम हो जाता है शॉर्ट की में, ठीक है। और फ्रैंकल में समझिए फ्रैंक रहता है, इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। एटम और आयन जो है आपस में इधर उधर बदलते रहते हैं अपने स्थान को, ओरिजिनल साइड से वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा कि क्या क्या मेन पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। तो इसमें क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ा रहता है। फ्रैंकल में बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो इसका भी कंडक्टिविटी क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। और हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, जब हीट देते हैं, टेम्परेचर देने से ही ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। टेम्परेचर जब हाई करते हैं तो ये डिफेक्ट हम लोग का क्रिएट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में, ठीक है। डेंसिटी जो है शॉर्ट की डिफेक्ट का कम हो जाता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट का जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है, फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़, ये इक्वल ही रहता है, ये नो चेंज रहता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी क्या रहता है, नो चेंज रहता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी नो चेंज, ये इक्वल ही करेंगे या फिर लिख देंगे नो चेंज, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्यों ऐसा हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो जाता है। तो डेंसिटी डिक्रीज होने का कारण है कि चूंकि जो एटम है वही गायब हो जा रहा है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम है, तो मास से ही गायब हो जा रहा है, तो डेंसिटी कम हो जाता है। यहाँ पे सेम का सेम है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, इक्वल ही डेंसिटी रहता है, डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो जो सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, यानी कि कह सकते हैं, ठीक, अल्काइल हेलाइड वाला जितना है ना, ठीक है, अल्काइल हेलाइड वाला जितने सारे हैं वो सब इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और एक और हो जाता है AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसमें जैसे AgCl हो गया, ठीक है, AgBr हो गया, ठीक है, AgI हो गया, ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें कि सिल्वर हेलाइड के बारे में बात करेंगे। इसमें सिल्वर हेलाइड जितने भी होते हैं वो सब ये डिफेक्ट को दिखाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा है, कौन सा एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों शो करता है, तो कौन है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr दोनों शो करता है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये हुआ शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, कि कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, उसका भी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, घट जाता है, इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, ये इक्वल ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, इसका भी एग्जाम्पल देख लिए। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इसका कहानी हो गया ख़त्म, ठीक है। और भी जो है डिफेक्ट के बारे में हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो कोशिश करिए लाइव में जुड़िए, लाइव में आकर के कुछ क्वेश्चन पूछिए जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।